पीछे भी ऑन है ना, उसको ऑफ करता हूँ। हम्म। हाँ। एम आई विजिबल? यस। ग्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देते हैं। हाँ, टेस्ट का अनाउंसमेंट आप सब लोगों को मिल गया होगा होपफुली। यस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन दिस। सेकंड को मेंस का पेपर होगा, थर्ड को एडवांस स्लैश सीटी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन। एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। एडवांस में सिर्फ एक ही पेपर रखेंगे और सीईटी का उस दिन एक। अश्वत, इसी वीक तुमको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, आ, okay. कैसे होगा? सिंपल सी बात है इसमें। इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा कि सबसे पहले इसका टी आर प्लस वन में देखूंगा। टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन क्या होता है? एनसीआर, टेन सी आर एक्स बाई टू की पावर एन माइनस आर, यानी टेन माइनस आर माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर की पावर आर। ठीक है, इतना क्लियर है? तो टेन सी आर एक्स, मैं सबसे पहले हाफ की पावर एन माइनस आर माइनस थ्री की पावर आर, और जो x का पोर्शन बच रहा है, x का जो पोर्शन बच रहा है उसके बारे में मैं देख लेता हूं। x के पोर्शन में ऊपर होगा x की पावर टेन माइनस आर, और डिनोमिनेटर में होगा x की पावर टू आर। ठीक है, तो मेरा जो x का कोएफिशिएंट बन रहा है यहाँ पे टेन माइनस थ्री आर, सही लिखा है? तो टेन माइनस थ्री आर, तो ये जो ऊपर वाला थ्री आर है, दिस शुड बी इक्वल टू फोर। तो मेरे r की वैल्यू मुझको टू मिल रही है। r की वैल्यू यहाँ पे मैं टू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे लिए आंसर क्या बन जाएगा? टेन सी टू हाफ की पावर एट माइनस थ्री की पावर टू, जिसको सॉल्व करके 405 अपॉन 256 आता है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि मैं टेन सी आर के टर्म्स में लिखूं, टी आर प्लस वन के टर्म्स में। जब भी मैं होऊंगा मैं जनरल टर्म के टर्म्स में लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करें? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन दिस।
करो। एवरीवन, 1 + x⁻101 एंड 1 - x + x² क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे x⁻50 का कोएफिशिएंट चाहिए। आंसर बताओगे मुझको? आई वांट द आंसर। नोटिस करोगे, अगर इसको मैं 1 + x, ये सोहम पाठक और ये सब अश्वत्थ क्या आंसर दे रहे हो बेटा? आर के टर्म्स में कैसे आंसर आ सकता है? आंसर तो एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना। यहाँ 101 है, इधर 100 है, तो मैं क्या कर दूं? मैं एक 1 + x कॉमन ले लूं, तो ये इसकी भी पावर 100 रहेगी, इसकी पावर भी 100 रहेगी, दोनों की पावर 100 रहेगी। तो क्या 1 + x 100 बन सकती है? और वो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? 1 - x³ की पावर 100। एम आई करेक्ट? यस। अब इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो एक बार 1 मल्टीप्लाई होगा, ये 1 - x³ की पावर 100 प्लस x, 1 - x³ की पावर 100। अगर इसमें x की पावर 50 का कोएफिशिएंट चाहिए तो मुझे पहले वाले स्टेप में, पहले वाले उसमें, ठीक है, पहले वाले उसमें x की पावर 50 का चाहिए, और दूसरे वाले इसमें यहां पे मुझे x की पावर 49 का चाहिए। क्यों? क्योंकि एक x तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अगर मैं पहले वाले में x की पावर 50 का कोएफिशिएंट निकालूं तो क्या मिलेगा? x की पावर 50 का कोएफिशिएंट x³ के हिसाब से देखोगे ना, 0 मिलेगा, 0। क्योंकि x की पावर 53 का मल्टीपल है ही नहीं। जनरल टर्म निकाल के देखोगे तो इट वुड कम आउट टू बी 0। वो अलग से निकालना तुम्हें पता है, पहला जो पहला क्वेश्चन था वैसा ही था। तो यहां से भी 0 मिलेगा क्योंकि कोई भी आर नहीं मिलेगा, और x की पावर 49 का भी कोई कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, 0। तो आंसर इज 0। ओके एवरीवन, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 दोनों में 0 है, एंड द फाइनल आंसर इज अगेन 0। गॉट इट? आगे करते हैं। ठीक है। मैंने कुछ गलत किया है। 1 + x³
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये शायद 1 प्लस होगा ना। ये 1 प्लस होगा ना, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वो प्लस माइनस का है, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, दोनों आंसर सेम है। आगे करें। फाइंड द सम। इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालो। यस, आपको याद होगा ये, बेसिकली ये क्या है, ये उसका ऑड पार्ट है, ऑड वाला। अगर मैं 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10 देखता था, तो याद करो वो 2 रेस टू 10 होता था। ठीक है, और सिर्फ अगर मैं इवन पार्ट देखता था, 10 प्लस 10C2 प्लस 10C4, सिर्फ इवन पार्ट देखता था तो इसकी एक पावर कम होती थी, और सिर्फ ऑड पावर देखता था तो वो भी एक कम होती थी। कैसे निकलता था? बेसिकली 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक बार एक्स को 1 और एक बार एक्स को, सॉरी, हाँ, एक बार एक्स को 1 और एक बार एक्स को -1 पुट करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते थे। वो जो अपना मेथड था पूरा का पूरा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। यस। अच्छा, जस्ट एक चीज, जैसे लास्ट लास्ट क्लास तक मैं मोस्टली पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी पीपीटी में लिखता था। अभी मैं सॉल्यूशन खुद से हैंड रिटन कर रहा हूँ, क्वेश्चन पीपीटी में लिख रहा हूँ। विच इज बेटर? क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला सर इस तरह से लिखिए, थोड़ा सा ज्यादा होता है। विच इज बेटर? ओके, हैंड रिटन, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, ठीक है, तो मैं हैंड रिटन ही करूंगा आगे कंटिन्यू। एंड कभी भी कुछ हुआ करे, डू लेट मी नो, कोई इशू नहीं है। ओके, मानस हैंड रिटन लिखूंगा, लेकिन वही है कि कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने जाऊंगा तो क्लास में, मतलब हर एक आंसर तक लाऊंगा तो क्लास में मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। थोड़ा सा स्टेप्स लिख देता हूँ। Find sum of coefficient. I write almost all the important steps. Find the sum of coefficient of all integral power of x in expansion of this. करो। Find the sum of coefficients of all integral powers of x in the expansion this.
आधे से कहा होकर थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। तुमने इंटीग्रल पावर नहीं, तुमने सम ऑफ ऑल पावर निकाली है। यस श्रवण, आई वांट बेटर आंसर। Find sum of coefficients of all integral powers of x in the expansion this। आंसर अभी तक किसी का सही नहीं आ रहा है। No one has given the correct answer as of now। लेट मी, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल वाला ही है। 1 + 2 √x की पावर 40। पहला टर्म तो 1 ही होगा, 40c, 40c40, राइट, सॉरी 40c0, 40c0 1 की पावर 40 प्लस 40c1 प्लस 40c2 मुझको कौन कौन से टर्म्स चाहिए? विच टर्म्स डू आई नीड? इवन पावर वाले मतलब, और इसके आगे वाला, राइट, इवन पावर वाले, इवन इवन पावर वाले, और टर्म्स बोल लो या T1 T3 T2 या जो भी है। यानी मेरे बाकी सारे टर्म्स गायब होने चाहिए। बाकी सारे टर्म जानते हो कैसे गायब होंगे? इसी के जस्ट नीचे 1 - 2 √x की पावर 40 का अगर मैं एक्सपेंशन लिखूं। हाँ अक्षत। हाँ करेक्ट। क्या करना होगा? दोनों को ऐड अगर मैं करूंगा, इफ आई ऐड बोथ, तो ये सारे के सारे टर्म्स इवन पावर वाले 2 टाइम्स आएंगे ना। एग्री? यस। अब क्या करना पड़ेगा? मुझे x हटाना पड़ेगा। तो क्या करते थे x हटाने के लिए? पुट x इज इक्वल टू 1। मैं x को 1 डाल दूंगा तो पहला वाला क्या बनेगा? 3 की पावर 40। दूसरा वाला पोर्शन क्या बनेगा? 1 - 2, तो -1 की पावर 40 इज इक्वल टू 2 टाइम समथिंग। तो जो समथिंग निकालना है दैट वुड बी 3 की पावर 40 प्लस 1/2। एम आई करेक्ट? दिस इज द आंसर। क्लियर है? आर यू गाइस क्लियर? यस। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट करूं? आंसर आना चाहिए था। अगेन
करो करो एवरीवन, डू दिस। ओके, आंसर आ गया लोगों का। सिंपल सा था। पहली बात तो ये नोटिस कर लो कि मिडिल टर्म सिर्फ एक दे रखा है, तो अगर एक मिडिल टर्म दे रखा है तो मेरा एक मिडिल टर्म किस केस में आता है, जब n इवन होता है। तो मेरा मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, कि n/2 + 1 विच इज n/2 x स्क्वायर की पावर n-n/2 विच इज n/2 ऑब्वियसली। और ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट, x की पावर क्या आएगी, n-n/2, तो x की पावर n/2 ही आएगी। तो सीधे सीधे वो n/2 का n क्या होना चाहिए, कंपेयर कर लोगे किसी भी तरह से, तो n/2 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये आ गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन दिस। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। क्वेश्चन, नहीं नहीं, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या? अ, उसकी वैल्यू दी होनी चाहिए ना। ओके, नहीं क्वेश्चन सही है। एवरीवन, द क्वेश्चन इज करेक्ट। फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस।
हाँ आयुष नगर है, वही सोचना है, दैट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ अश्वत करेक्ट है। ऋषिकेश यू हैव टू थिंक दैट। हाँ सोहम ठीक है। अब इसमें काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर आर की वो एक्स की वैल्यू क्या है। बेसिकली इस क्वेश्चन का वो है कि जो मेरा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाली चीज बन जाएगा। द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन 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 x इज इक्वल टू 1, क्योंकि फिर x से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी x 1 हो जाएगा तो बाकी x में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे टी आर प्लस 1 बाई टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ही सॉल्व करना है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद करो, n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, n माइनस आर 15 माइनस आर प्लस 1 बाई आर इंटू 2x बाई 3 बनेगा का मॉड। मॉड मैंने एक स्टेप उड़ा दिया है, वो स्टेप आपको पता होगा, टी आर प्लस 1 और टी आर लिखने वाला। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो न्यूमरेटर में आएगा 16 माइनस आर, तो 32 माइनस 2r, और डिनोमिनेटर में आएगा 3r ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो r लेस देन इक्वल टू 32 बाई 5 विच इज 6 पॉइंट समथिंग। तो r की वैल्यू 6 आएगी। तो मेरा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है ठीक है, क्लियर हो गया। तो r इज इक्वल टू 6 आ गया, तो मेरा टर्म कौन सा ग्रेटेस्ट हो गया, कि 7 7th टर्म। ओके फाइंड द रिमाइंडर वन 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25। अजिंक्य इसमें सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव में सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25। हम्म बताओ 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 बताओ। क्या करते थे याद है, जिससे भी डिवाइड करते थे उस
उसका मल्टीपल प्लस माइनस वन के टर्म्स में करते लाते थे। जैसे अगर लास्ट 2 डिजिट निकालनी होती थी तो 10 का मल्टीपल प्लस माइनस वन के फॉर्म में लाते थे। तो यहाँ पे 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 का मल्टीपल प्लस माइनस वन के फॉर्म में लाओगे। 25 का मल्टीपल 7, 7 का 25 का मल्टीपल, तो मुझको कहीं ना कहीं 7 स्क्वायर दिख रहा है ना। 49 में मैं कन्वर्ट कर दूं इसको, लेकिन पावर 103 है, पावर तो 103 49 में नहीं हो सकता, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 की पावर 102, जिसको मैं लिखूंगा 7 इंटू 49 की पावर 51, विच इज 7 इंटू 50 माइनस 1 की पावर 51। इसको ओपन करोगे तो हर एक टर्म 50 के आएगा एक्सेप्ट फॉर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को छोड़ के हर उसमें 50 आएगा, और वो लास्ट टर्म क्या होगा, प्लस ऑफ माइनस 1 की पावर 51। तो 7 50 के माइनस 1, यानी 7 इसमें आ गया तो 50 के 1 माइनस 7, तो मुझको रिमाइंडर -7 दिख रहा है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में आता नहीं है। तो उस रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए मैं 50 ऐड कर सकता हूं, या 50 की जगह मैं 25 भी ऐड कर सकता हूं, क्योंकि 50 के 1 इज सिमिलर टू 25 के 2 माइनस 7, क्योंकि तो -7 प्लस 25 विल गिव मी द आंसर एज 80। काफी लोग का करेक्ट आंसर था। क्लियर? हाँ, तो मैंने क्या किया है, मैंने 7 को 49 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि मुझे 50 प्लस माइनस 1 के फॉर्म में दिख रहा है। जब भी लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट या रिमाइंडर वाला क्वेश्चन होता है, तो जिससे डिवाइड कर रहे रहते हैं उसका मल्टीपल प्लस माइनस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ओपन करते हैं। सिर्फ लास्ट वाला टर्म मुझे रिमाइंडर देता है, बाकी सारे टर्म्स तो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया। 50 माइनस 7 क्यों नहीं किया? 50 माइनस 7 ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर लास्ट में 7 की पावर 51 आ जाएगी। हमेशा एक्सप्रेस प्लस माइनस 1 के टर्म्स में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहिल क्या पूछ रहा है, समझ में नहीं आया। अच्छा, 50 माइनस 7 क्यों नहीं किया? कर सकते हो साहिल, 50 माइनस 7 करो, क्या बनेगा? 43। 43 को 25 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचेगा? 18। बेसिकली 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर मैं एक्सपेंशन देखूं तो वो होता है C0 प्लस C1x। ठीक है, C5। अब ऐसा मैं क्या इसमें पुट कर दूं?
ऐसा मैं इसमें क्या पुट कर दूं कि मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। मैं यहाँ पे x को अगर मैं i पुट कर दूं, i कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तो देखो क्या होगा। 1 + i⁻n C0 + C1i। अच्छा, ये i² क्या होता है? -C2, फिर -C3i +C4 के आगे C5i। तो नोटिस करो, अगर मैं इसका रियल पार्ट की बात करूं, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन का रियल पार्ट चाहिए। तो इस क्वेश्चन का रियल पार्ट चाहिए, तो बेसिकली मुझे किस क्वेश्चन का रियल पार्ट चाहिए? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रियल पार्ट चाहिए। एक मिनट। तो मेरा आंसर वुड बी रियल पार्ट ऑफ, अच्छा, इसका रियल पार्ट कैसे निकालते थे? रूट ऑफ a² + b² कॉमन लेते थे, तो बाहर क्या आएगा? √2 कॉमन आएगा की पावर n, और अंदर क्या बन जाएगा? सिस π/4 बनता था ये। तो इसका रियल पार्ट वुड बी √2 की पावर n cos π/4। सॉरी, अच्छा, ये पावर n भी तो है ना, ये तो मैं भूल ही गया। तो दिस बिकम्स सिस n π/4। तो ये n अंदर आ जाता था ना, सिस n π/4। तो यहाँ पे एक आगे n भी आएगा। क्लियर? यस, ग्रेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। सही है। for which this can be expanded as infinite series। करो।
आंसर बताओ। टेल मी द आंसर, आई एम वेटिंग। एक्स की वैल्यूज बताओ कि ये पूरा का पूरा कैन बी एक्सपेंडेड एज इनफाइनाइट सीरीज। अश्वत, क्लियर है? तो हम करेक्ट है। इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5 + 4x की पावर -½ यही लिखूंगा ना? ना याद करो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स कैसे ओपन होती थी, क्या फॉर्मूला था उसका? 1 + समथिंग का फॉर्मूला था हमेशा। a + b का उसका फॉर्मूला नहीं था, उसका फॉर्मूला 1 + समथिंग था। तो पूरे क्वेश्चन में मैं 5 कॉमन ले लूं, 5 की पावर -½ बाहर आ गया। हम्म ठीक है। एवरीवन क्लियर? हम्म ठीक है। अब क्या होता था, 1 + x के ऊपर एक कंडीशन थी, जो x होता था वो उसका मॉड <<1 होना चाहिए था इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो मेरा जो मॉड x होना चाहिए वो <<5/4 होना चाहिए। तो इसका आंसर हमेशा x बिलोंग्स टू -5/4 से 5/4 होता है। ठीक है। हम्म क्लियर? सीधे सीधे क्या होता था, इसमें 5 कॉमन ले लिया, 5 की पावर -½ बन गया, और ये वाला पोर्शन हमेशा <<1 होना चाहिए, तभी इनफाइनाइट सीरीज एग्जिस्ट कर सकती है। दैट्स इट। ठीक है, तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड, इनफाइनाइट सीरीज वाला, या इनफाइनाइट सीरीज, या इसको क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। करो, 2 मिनट है, करो सब लोग, एवरीवन डू दिस।
आंसर आया, देखिए किस आंसर बताओ। हाँ, क्या है आंसर? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? हाँ, सही है सवाल। इस ये है क्या? इज इट 1 माइनस? एग्री या एम आई करेक्ट? अब इशू क्या था, अगर सीधे सीधे ऊपर देखते तो ऊपर से मुझे कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा दिमाग लगाया, बिल्कुल थोड़ा सा। क्या मैं इसको किसी तरह स्प्लिट कर सकता हूं? कैन आई स्प्लिट इट? इस दिस बिकम्स 5/1 - 5x। ये ऊपर वाले वन में मैंने स्प्लिट कर दिया, तो ये बन गया, क्योंकि इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ओपन करूंगा, इस ऊपर वाले वन को 5 - 4 किया, और इस तरह के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। बेसिकली ऊपर वाले वन को मैंने 5 - 4 किया, उसके बाद 5 के साथ मैंने 5 - 20x किया, और -4 के साथ मैंने +20x किया। तो पहला वाला 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 1 - 4x। दूसरा वाला 4 कॉमन लेंगे तो 1 - 5x। फिर जब स्प्लिट करेंगे, ये काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा अपना इंटीग्रेशन में जैसे स्प्लिट नहीं करते थे, याद करो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करते थे, कौन सा बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता होता था? है ना, लास्ट वाला पार्ट। तो ये वही वही चीज है। तो अब दिस बिकम 5 1 - 5x की पावर -1। अब दोनों में इंडिविजुअली पार्शियल फ्रैक्शन, यस। अब दोनों में मैं इंडिविजुअली किसका कोएफिशिएंट निकाल सकता हूं? x की पावर n का। और इसमें x की पावर n सीधे सीधे 5 की पावर n होता था, क्योंकि ये एक सीरीज होती थी जीपी वाली। इसको एक्सपेंड करके देख लोगे तो कोएफिशिएंट जो होगा वो पहले वाले इसमें, ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला पार्ट रिवाइज किया होगा होपफुली। इसका कोएफिशिएंट 5x की पावर n बनेगा, x की पावर n का कोएफिशिएंट में। फिर -4 के साथ भी 4x की पावर n। तो जब ओपन करोगे तो ये आंसर आएगा 5। ठीक है। हम्म हम्म यस, क्लियर। ठीक है, आगे करें। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया मेरा बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे।
ठीक है, बाइनोमियल पार्ट छोटा ही होता है, मेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा अच्छा पार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। वेट होल्ड, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। हाँ, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना होगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दो तीन मेथड है इसको करने के लिए। पावर 4 है ना, तो पावर 4 को सबसे पहले हटाने के लिए इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर, पावर 4 को तो अभी वैसे रहने देते हैं, इसको कॉस थीटा सिस थीटा में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, ऊपर है सिस थीटा की पावर 4 और नीचे क्या है, अगर मैं माइनस, अगर मैं आई की पावर 4 कॉमन लू या आई कॉमन लू नीचे वाले में आई कॉमन लू, तो ये माइनस आई साइन थीटा होगा नीचे वाला, इज इट करेक्ट। तो ऊपर तो सिस 4 थीटा बनेगा, नीचे नीचे क्या बनेगा, आई की पावर 4 विच इज 1
और ये क्या होता था, ये सिस ऑफ माइनस थीटा होता था ना, आई की पावर 4 1 सिस ऑफ माइनस 4 थीटा। अच्छा, सिस सिस अगर डिवाइड होता था तो क्या बनता था, सिस सिस अगर डिवाइड होता था तो क्या बनता था, सब्ट्रैक्ट हो जाता था, माइनस ऑफ माइनस 4 थीटा विच विल गिव मी सिस ऑफ 8 थीटा। करेक्ट। इट वुड बी सिस ऑफ 8 थीटा। नेक्स्ट करते हैं। सिमिलर सा क्वेश्चन, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग पिछले वाले क्वेश्चन को रैशनलाइज करके भी कर सकते थे, चाहे सिक्स में करो चाहे कॉस में करो, इन द एंड सबका आंसर सेम आएगा। ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है, कर सकते हो, तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन सही है। If omega is fifth root of unity, then find the value of this. ऑर्डर चलो बताओ। आंसर बताओ। वैल्यू वन है फाइनली। कैसे, ओमेगा की पावर 5 तो वन होता है, तो 1/ओमेगा आपको ये नोटिस होता है कि ओमेगा की पावर 4 होगा, तो जो मेरा ये अंदर होगा, ये मॉड, मैं सिर्फ मॉड वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 कर रहा हूँ। और इस चीज को नोटिस करोगे, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4, ये प्रॉपर्टी होती थी ना nth रूट की, विच इज 0। तो इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा की पावर 4 होगी। ठीक है, तो -2 ओमेगा की पावर 4। मॉड ऑफ -2 ओमेगा 4, मॉड ऑफ -2 तो 2 ही होगा, और मॉड ऑफ ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, सॉरी सिर्फ रूट ऑफ यूनिटी है, रूट ऑफ यूनिटी का मॉड भी 1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगी, तो log of 2 base 2 will give me answer as 1। ओके, कूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन दो। सीधे सीधे मैंने -2 ओमेगा की पावर 4 को मॉड मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी, स्प्लिट कर दिया। मॉड ऑफ -2 तो 2 ही होता है, और मॉड ऑफ ओमेगा 1 होता है, क्योंकि ओमेगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ना, तो उसकी कोई भी पावर का मॉड भी 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करो। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। हो जाए तो डन लिखो। एवरीवन जैसे हो जाए डन लिखो। ट्राई करो सब लोग।
एवरीवन किया? रुक जाओ, मैं सॉरी, मैं कॉल पे था, मुझे चैट देखने दो। डन डन। क्या किया बताओ? सोहम, पाठक, प्रणव, सोहिन, क्या किया? हाथ दर्द कर रहा है। दो तीन मेथड है। एक जेड इज, एक उसको सिस थीटा मतलब जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से कर सकते हो, और दूसरा है जेड को ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई मान लो। ठीक है, तो जब z को x प्लस आई वाई मानोगे और यहाँ पे पुट करोगे, तो शायद x एंड y में एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, x एंड y में एक रिलेशन आ जाता है पुट करने से। कैसे पुट करोगे? सिंपली x एंड y मतलब x प्लस आई वाई माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू टू टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस वन। अब इसका मॉड लेना आप लोगों को पता होगा, तो वो रिलेशन आता है शायद 4/3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड ऑफ z स्क्वायर इज बेसिकली 4/3। mod of z square is x square plus y square which is 4/3। x is क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। बस यही रिलेशन प्रूव करना है। एग्जाम में ऑब्वियसली ऑप्शन बेस्ड आएगा, खूब सारे ऑप्शंस आएंगे, और उन ऑप्शंस को इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो हो गया ना, सब सही है? if z is the non-real root of minus 1, seventh root of minus 1, find this value. If z is the non-real root of minus 1, find its value. करो। ये खाने का मन कर रहा है, आया? तुम लोग करो क्वेश्चन, मैं खाता हूँ। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आंसर बताओ क्या है। मतलब वो नमकीन है हल्दीराम वाली, पंचरत्ना मिक्सचर। क्वेश्चन करो तुम लोग। जल्दी से आंसर बताओ।
आंसर आ गया -1। ठीक है, सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी है ना, तो z की पावर 7 -1 होता है। नाउ आपको याद है 7 से डिवाइड कर देते थे, जो भी रिमाइंडर बचता था वो उस फॉर्म में बच जाता था, क्योंकि z की पावर 7 1 है। तो शायद ये 7 स्क्वायर बनेगा, सॉरी 7 स्क्वायर नहीं, शायद ये 7 से डिवाइड करते थे तो ये बनेगा 7 बात, z की पावर 7 इज इक्वल टू -1, तो ये बनेगा z की पावर 84 इंटू जेड स्क्वायर। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो शायद ये 7 से परफेक्टली डिवाइडेड डिविजिबल है। z की पावर 7 की पावर 25, और जो लास्ट वाला है 289, वो z की पावर 7 की पावर 41 इंटू जेड स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहां पे बनेगा -1 की पावर 25, ये बनेगा -1 की पावर 84 इज 7 का कितना मल्टीपल 12 इंटू जेड स्क्वायर, और ये -1 की पावर 41 इंटू जेड स्क्वायर। तो दिस इज -z² प्लस जेड स्क्वायर, z और 2 बहुत सारी सेम दिख रही हैं, तो इन द एंड माय फाइनल आंसर वुड बी -1। क्लियर? यस, क्लियर। ठीक है, खत्म हो गया। छोटा सा ही था, 10 रुपीज वाला था, छोटा ही था, बिल्कुल छोटा सा पैक था। बच्चों वाला पैक नहीं होता, बच्चों वाला, एक्चुअली बच्चे का ही था उसी का खा लिया मैंने। हम्म। 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 आगे बढ़ते हैं, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर निकालो, सॉल्व करो, जेड की वैल्यू निकालो। हम्म। सॉल्व, आई हैव टू, यू हैव टू गिव मी द वैल्यू ऑफ जेड। कुछ कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो गए तो मेरे पास सोच फाइनल आंसर मुझको दिख नहीं रहा। आंसर निकालो, जेड जेड की वैल्यू निकालो। जैसे आएगा मुझको मैसेज करो, जो भी वैल्यू आती है जेड की, मैसेज इट टू मी, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं भी ढूंढ रहा हूँ जेड की वैल्यू क्या थी, क्योंकि तभी पता चलेगा सही है कि तुम्हारा की गलत है।
हाँ बताओ, दो वैल्यूज आएंगी। एवरीवन यू विल गेट टू वैल्यूज। हम्म। सही है सोम। बाकी लोग निकालो। बेल बजी है, कोई आया होगा। खत्म हो गया ये भी। अब रात में खाना खाएंगे सीधे। बहुत खा पी दिया। आज ब्रेक देने का मन नहीं था ना, तो सोचा ब्रेक दे, मतलब पढ़ाते पढ़ाते ही खा पी लूं। ठीक है। तो क्या हुआ? हाँ, एक दो मेथड बताएंगे। एक तो वो है z को x प्लस आई वाई पुट करके सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साथ ले जाके सॉल्व करो, वो तो अपना पुराना वाला मेथड है। एक और थोड़ा सा अच्छा मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, नॉट अप्लीकेबल टू मे बी ऑल द क्वेश्चन बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज अप्लीकेबल। जेड स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू आई जेड, क्या तुमको ये z में क्वाड्रेटिक दिख रही है? तो क्या मैं क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं अपना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए? तो मैं क्या कैन आई राइट इट z इज इक्वल टू माइनस बी थ्री माइनस टू आई प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर यानी थ्री माइनस टू आई का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वो प्लस हो जाएगा प्लस फोर ए सी। ठीक है। तो ओपन करेंगे, सब कुछ करेंगे, इन द एंड थ्री माइनस अपॉन टू ए अपॉन अपॉन टू, रूट के अंदर आएगा एट आई माइनस फिफ्टीन। अच्छा, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट लेना पता है? अभी उसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन जंबल अप हो गए हैं मुझे लगता है उसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने वाला मेथड आप लोगों को पता होगा। तो वो स्क्वायर रूट लेके वन प्लस फोर आई बनेगा बाई टू। तो इससे दो आंसर आएंगे, एक आएगा टू प्लस आई और दूसरा आएगा वन माइनस थ्री आई। करेक्ट। यस, करेक्ट। आगे बढ़े। दूसरा, z को x प्लस आई वाई लेके भी ओपन करके x और y में दो इक्वेशन बनती है, उससे भी सॉल्व हो सकता है। दैट इज ऑल्सो अ गुड मेथड।
ये तो एक्चुअली ये प्रूव वो नहीं है, ये तो अपना वो कॉन्सेप्ट ही होता है कि दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। लेट्स लीव दिस क्वेश्चन, ये निकालो। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन, सही है ना? बीटा माइनस अल्फा होल अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू निकालो। एवरीवन आंसर निकालो। हाँ, अल्फा के ऊपर बार है डिनोमिनेटर में, देयर इज अ बार ऑन अल्फा इन द डिनोमिनेटर। एवरीवन हाफ एन आवर में रैप अप हो जाएगा, सो डोंट वरी, सब लोग क्वेश्चन ट्राई करो। कहीं ना कहीं बार का मॉड का इन्हीं का मैनिपुलेशन हो रहा होगा। याद करो, अगर 1 आता है आंसर, अगर मॉड दिस होता है तो आपको ये पता है ना, b इंटू बी बार इज इक्वल टू 1, काफी नोन चीज है। तो बीटा को मैं 1/b, न्यूमरेटर को ये लिख सकता हूं और डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रखा। अच्छा, एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में, और नीचे वाला उसको, हाँ, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरी मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? मॉड कैन बी स्प्लिट ओवर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। अच्छा, ये वाला जो मॉड है नीचे वाला बीटा बीटा बार वाला, वो तो 1 है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट? मतलब अगर मैं 1 माइनस अल्फा बीटा बार का होल मॉड लू, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल लू। तो कॉन्जुगेट का मॉड हमेशा सेम होता है, तो इन द एंड आंसर वुड बी, कॉन्जुगेट्स का हमेशा मॉड की वैल्यू 1 ही होती है। क्लियर? यस, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ये अगेन, ये एक्चुअली दिस वाज सपोज टू बी फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन वो स्लाइड्स थोड़ी अप डाउन हो गई हैं। इनको सिस थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते थे, रैशनलाइज करके कर सकते थे, ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं, बट
जैसे भी कर सकते थे ये, दिस क्वेश्चन देन दिस क्वेश्चन, इसको रैशनलाइज करके करोगे। क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 1 - cos थीटा -2i sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नीचे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर करके ओपन अप कर दोगे, और न्यूमरेटर नीचे तो एक वो आएगा, नंबर आएगा, कांस्टेंट आएगा, और ऊपर सॉल्व करोगे, डबल एंगल फॉर्मूला ये सब लगाओगे और आंसर आता था। ठीक है, तो ये करो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z एंड मॉड z ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, z इज इक्वल टू 1 + cos 11i/9 प्लस i sin 11 pi/9। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z निकालो एंड मॉड z निकालो। निकालो। आई वॉन्ट द आर्ग्यूमेंट z में, आई वॉन्ट द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो सही आंसर देना है सब लोगों को। बताओ। प्रिंसिपल वैल्यू, गिव मी द करेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू। आर्गुमेंट z एंड मॉड z। अश्वत करेक्ट है, थोड़ा सा करेक्ट है। कौन सी क्या है? हाँ, सोहम करेक्ट है। अश्वत, एक वैल्यू मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है, बाकी ठीक है। आयुष ढाके, इन टर्म्स ऑफ आई, व्हाट डू यू मीन बाय इन टर्म्स ऑफ आई? प्रिंसिपल वैल्यू भी कभी, आर्गुमेंट भी कभी आई के टर्म्स में नहीं होता, मॉड जेड भी आई के टर्म्स में नहीं होता। इनको कंबाइन करने का मेथड तो पता ही है ना आपको। दिस बिकम्स 2 cos² 11 π/8, और ये भी 2i sin 11 π/8 cos 11 π/8। ये क्लियर है? अब क्या कॉमन हो सकता है? हाँ, π/8 नहीं, सॉरी, π/18, 8 क्यों लिख दिया मैंने? क्या कॉमन हो सकता है? मैं कॉमन लूंगा, सबसे पहले तो 2 cos 11 π/8 कॉमन लिया था, तो cos 11 π/8 ये करेक्ट है। 8 8 8 में बार बार क्यों लिख रहा हूँ? 18।
तो अंदर वाला क्या कॉस थीटा बन गया? क्या अंदर वाला सिस थीटा बन गया या कॉस थीटा बन गया? मतलब सिस सिस थीटा बन गया? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये जो बाहर वाली चीज है, ये जो बाहर वाली चीज है, इज इट अ निगेटिव वैल्यू? क्या बाहर वाली चीज निगेटिव वैल्यू है? तो उसको पॉजिटिव हमेशा, बाहर जो होता था, जो कॉमन लेते थे, वो हमेशा पॉजिटिव होता था। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? ठीक है, I don't know। हाँ, ठीक है। अब इस निगेटिव को अंदर ले जाने के लिए क्या करते थे? कॉस के निगेटिव को अंदर ले जाने के लिए क्वाड्रेंट वाले चेंज करते थे, या सीधे सीधे इसको। तो जो मॉड है, मॉड तो ये वैल्यू बन गई, मॉड इज दिस वैल्यू, दिस कंप्लीट वैल्यू इज मॉड। और यहां पे अंदर अगर पाई को अंदर माइनस ले चले जाएंगे तो उस टर्म्स में आंसर बन जाएगा, यहां पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, माइनस पाई प्लस 11 पाई बाई 18। और वहां पे भी ठीक है, ये मेथड होता है दोनों के माइनस को अंदर ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस चले जाओगे तो ये 11 पाई बाई 18 माइनस पाई, या पाई माइनस 11 पाई बाई 18 विच इज माइनस टाइम्स दिस। और इसका माइनस बाहर ले जाओगे तो ये साइन पाई माइनस दिस विच इज साइन। ठीक है, तो दिख जा रहा है। तो इन द एंड अंदर क्या एंगल बन रहा है? अंदर -7 पाई बाई 8 बन रहा है। अंदर -7 पाई बाई 8 बन रहा है। ये सब तो मैंने ऑब्जर्वेशन से किया है। दूसरी चीज तो अपनी वही सीधे सीधे मॉड लेने वाली, मॉड जेड कुछ नहीं, √a² + b² करके भी कर सकते थे मॉड, उससे भी मॉड निकल जाता है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त यू नीड टू थिंक इन अ बेटर वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट z की पावर z इज इक्वल टू i की पावर i इज प्योरली रियल। बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि i की पावर i रियल है कि कॉम्प्लेक्स है कि जीरो है, नॉन जीरो है, कुछ भी। i की पावर i क्या होगा, ये बताओ। हम्म, कैसे आएगा? i होता क्या है? i को अगर मैं सिस के फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है i? बताओ, इज इट सिस π/2? और सिस थीटा को ई की फॉर्म में लिखो तो ई की पावर आई थीटा होता है। तो क्या ये ei² π/2 है? क्या ये ई की पावर -π/2 है? इज इट दिस?
तो मैंने सबसे पहले आई को सिस में कन्वर्ट किया, सिस को ई में कन्वर्ट किया, और ई के बाद मैंने उसका आंसर पावर वाली चीज में तो समझ में आया इसमें क्या क्या किया, दो तीन स्टेप्स किए हैं सिंपली। आई को सिस थीटा में मैं कैसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं, उसके बाद अपना आगे का काम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यस, z is equal to x plus y and w is 1 minus iz upon z minus, then show that if mod z is equal to 1 implies z is purely real. करो। ओमेगा की वैल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है और बोला गया है कि अगर उसका मॉड की वैल्यू 1 है तो z हैज टू बी प्योरली रियल। ये मुझे शो करना है। क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता था ऑप्शंस वाइज, बट ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली ही पूछा गया है, तुम्हें शो करना है तो शो करने का ट्राई करो, हो जाए तो मुझको लिखो डन। होपफुली सब लोग अब रिवाइज करके आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीक हॉलीडे है, उसके नेक्स्ट मंथ का प्लान आपको मैं दे दूंगा। फुल टेस्ट अच्छे से दो सब लोग, काफी कुछ आने वाला है उसमें। करो, हो जाए तो डन लिखो। ठीक है, हाँ ईशा, ईशा मुझे अलग से मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप पे। इसका आंसर मुझे बताओ, जैसे हो जाए डन लिखो। एवरीवन द मोमेंट यू गाइज आर डन प्लीज राइट डन। बाकी लोग जिसका जिसका हो जा रहा है डन लिखो, जल्दी से करो। ठीक है, सीधे सीधे अगर मैंने दोनों साइड मॉड ले लिया, सपोज करो मैंने दोनों साइड मॉड ले लिया, तो मुझको ये समझ में आता है 1 माइनस आई जेड का मॉड वुड बी मॉड ऑफ जेड माइनस आई, और जेड की वैल्यू मुझे पता है। जेड की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं जेड की वैल्यू पुट कर दूंगा 1 माइनस आई, जेड की वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस आई। अब इसमें मॉड लगाऊंगा तो सीधे सीधे मुझको शायद y की वैल्यू 0 मिल जाती है। एम आई करेक्ट? जब इसका मॉड लगाऊंगा, रूट रूट में आएगा, उसको ओपन करेंगे तो दिस विल गिव मी द आंसर
y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। यस, ओके यश। ये 3 + i था, ये 3 + i था। ये क्वेश्चन आपको पता है ना, ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, ये पता ही होगा ना। x-3 इज इक्वल टू आई करते थे, स्क्वायर कर देते थे, x² -6x + 9 इज इक्वल टू -1, स्क्वायर कर देते थे, सबको एक साथ ले जाते थे, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इससे डिवाइड करते थे, और जो भी रिमाइंडर आता था दैट वाज माय आंसर, पॉलिनोमियल डिवीजन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं आता, ये इनडायरेक्टली आता है, और सीटी में तो डायरेक्ट भी आ सकता है, बट अदरवाइज मोस्टली जेई में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े। अगेन ये बहुत पहले देना था मुझको, लेकिन वो शीट का ऑर्डर, इन सबको पोलर फॉर्म में लिखना है, मतलब सिस थीटा के फॉर्म में लिखना है। पहला एक क्वेश्चन बता देता हूँ, हमेशा √(a² + b² कॉमन लेते हो, तो शायद 18 + 18 36, तो 6 कॉमन ले लोगे, 6 कॉमन ले लोगे तो ये -1/√2 प्लस, फिर याद करो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थीटा के फॉर्म में कैसे रखते थे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इज इट सेकेंड क्वाड्रेंट? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता था, आर्ग्यूमेंट का, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या फिर थीटा का आंसर पाई माइनस tan इनवर्स का मॉड y/x, तो 1/√2 बाई 1/√2 का माइनस, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, तो पाई माइनस, तो शायद आंसर 3π/4 है इसका। ठीक है, तो दिस इज 6 सिस 3π/4, चाहे तो वो लिख सकते हो, या सिस cos ऑफ 3π/4। एग्री? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से इसका दूसरा वाला पार्ट भी यही करते थे, तीसरा भी करते थे, हमेशा पहले √(a² + b² कॉमन लेते थे, फिर क्वाड्रेंट चेक करते थे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस यही थे। नाउ दिस क्वेश्चन, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, करो। If one vertex of a square whose diagonal intersect at this, तो find the two adjacent vertices। तुमको और डायगोनल कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो दे दिया गया है, और एक वर्टेक्स बता दिया गया है, तो तुमको कोई भी जो दो एडजेसेंट वर्टाइसेस है वो पता करनी है। Everyone do this.
इसके बाद एक क्वेश्चन, यस, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देन वी आर डन। ये ज्योमेट्री वाला है ना, रोटेशन वाला है, याद है? ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माई ओरिजिन। और मान लो ये 3 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो तुमको ये रोटेशन 90 डिग्री ऊपर है और ये रोटेशन 90 डिग्री नीचे है, तो वो कैसे निकल सकते थे? अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करना है तो मैं इसको निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सिर्फ π/2 से एक बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला मिल जाएगा। अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, इसको डी बोलूं, तो मेरा बी वुड बी दिस, और मेरे डी में मैं सिस ऑफ -π/2 से रोटेट कर दूंगा। सीधे सीधे मुझको रोटेट करना है। यहाँ पे मैंने सिस के फॉर्म में दिया था, एग्जाम में तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू ही दी जाएगी, एक वैल्यू देख के तुमसे आंसर पूछा जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये रोटेशन होता है जिससे कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। थोड़ा सा ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें चेंज होंगी। नेक्स्ट करें। If mod of z1 minus 1 less than equal to 1, not mod of z1 minus 2 less than, then find the greatest value of, इसकी greatest value बताओ। Everyone, tell me the greatest value of this. आंसर बताओ सब लोग। किसी ना किसी तरह से इसको मुझे किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा? z1 minus 1 plus z2 minus 2 plus z3 minus 3, और ये सब माइनस किए हैं तो मैं +6 भी तो करूंगा ना। ये रहेगा। और याद करो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? हर के इंडिविजुअल मॉड का सम। प्लस मॉड ऑफ 6 विच इज 6 इटसेल्फ। तो सबकी मुझे मैं हाईएस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे लेस देन इक्वल टू 12 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर? ग्रेट, ठीक है, वेरी नाइस। वी आर डन फॉर द डे एवरीवन।
एंजॉय करो, होपफुली चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो, बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।